एक दो मिनट और वेट कर लो, कोई आ जाता है, अदरवाइज चालू कर देंगे। ग्रुप पे मैं मैसेज कर देता हूँ। पिछले क्लास में स्टार्ट करा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड बॉडीज। इलास्टिसिटीज ऑफ सॉलिड बॉडीज। इसमें ना हमने बहुत सारे टर्म को डिफाइन करा था। जैसे फर्स्ट टर्म हमने स्ट्रेस को डिफाइन करा था, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, और इन दोनों को रिलेशन। क्या हाल है शिव? कुछ नहीं सर। तो इलास्टिसिटी में पहले रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है हम लोगों ने। इलास्टिसिटी में ये सारे वर्ड्स यूज हुए थे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और इन दोनों को रिलेट करने वाली एक लॉ, दैट इज हुक्स लॉ। ठीक है, इन दोनों को रिलेट करने वाली ये लॉ, हुक्स लॉ क्या कहती है? स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले तो समझ लो स्ट्रेस होती क्या है। स्ट्रेस सिर्फ बताएंगे, स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस बताओ, व्हाट इज स्ट्रेस? और रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स। रिफॉर्मिंग या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। देखो जब भी ना, मान लो एक बॉडी है और बॉडी पे हम लोग एक बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो इसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाती है। नहीं, डायमेंशन क्या होती है? चेंज हो जाती है। इसकी लेंथ बढ़ जाती है, थिकनेस कम हो जाती है, ऐसी कुछ चेंजेज आ जाती है। तो बाहर से जो फोर्स लगाते हैं ना, उस फोर्स को अंदर वाला एक फोर्स अपोज करता है। तो ये अंदर वाला फोर्स ना, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स और रिफॉर्मिंग फोर्स। और रिफॉर्मिंग या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या डिफाइन करी गई है? स्ट्रेस के रूप में डिफाइन करी गई। तो स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस ना प्रेशर से रिलेटेड है। हमने बताया भी था कि प्रेशर और स्ट्रेस रिलेटेड है। प्रेशर होती है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना आपने अप्लाई किया और किस एरिया पे अप्लाई किया है। तो इस प्रेशर को हम लोग एफ अपॉन परपेंडिकुलर एरिया से डिनोट करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस होती है, जब भी आप अप्लाइड करते हैं फोर्स, तो उस अप्लाइड फोर्स को अपोज करने वाला एक फोर्स डेवलप होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज के आधार पे वो अलग अलग अमाउंट की हो सकती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की यूनिट डायमेंशन सेम ही होगी। प्रेशर की भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशनल फार्मूला कितनी हो जाएगी? ml-1 t-2। इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था। ये स्ट्रेस होती है। स्ट्रेन क्या होती है बताएंगे? स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन इन बॉडी। देखो जब भी बॉडी पे बाहर से फोर्स लगाते हैं ना, तो बॉडी की शेप साइज चेंज होने लगती है। तो दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। यह स्ट्रेन कहलाती है।
तो स्ट्रेन कैसी कैसी स्ट्रेन हो सकती है? स्ट्रेन बहुत तरह की, जैसे मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, चारों तरफ से हमने उसको दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो इसकी वॉल्यूम कम हो सकती है। इसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में एक तरीके का बदलाव आया है। या मान लो हमने एक रॉड लिया, रॉड को क्या करा, दोनों साइड से फोर्स लगाया, तो इसकी लेंथ में चेंज आया, तो ये भी एक तरीके की स्ट्रेन हो गई। या हमने क्या किया, बॉडी ऐसी रखी हुई थी, इस तरीके की बॉडी रखी हुई थी, और हमने इधर से फोर्स लगा दिया, तो अब देखो क्या हो जाएगी, यही वाली बॉडी सामने से ऐसी दिख रही थी, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था और इसको हमने फिक्स कर रखा था, तो आप देखेंगे कि ये बॉडी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बॉडी में डिफॉर्मेशन आते हैं, स्ट्रेन डेवलप होते हैं। इन्हीं सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने वाली हुक्स की लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहती है कि जो स्ट्रेस होती है ना, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कहला। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट यूज करी जाती है, दैट इज कॉल्ड एलास्टिसिटी कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को क्या बोली जाती है? एलास्टिसिटी कांस्टेंट। ये सब चीजें मैं पहले ही बता दिया हूँ, आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा फिर से, क्योंकि आज लास्ट क्लास है इस पे। आज के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी एक क्लास। ये इलास्टिक कांस्टेंट कहलाती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल बॉडी की बात करूं, कौन से बॉडी की? लॉन्गिट्यूडनल बॉडी की बात करूं, तो जब लॉन्गिट्यूडनल बॉडी की बात करेंगे तो वहां पे जो ज्योमेट्री यूज में आएगी दैट इज लेंथ। तो स्ट्रेन भी डेवलप होगी किस में? लेंथ में स्ट्रेन डेवलप होगी, और वहां पे स्ट्रेन को डेल्टा एल बाय एल से रिप्रेजेंट करी जाती है। और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, जैसे मान लो एक रॉड है इस टाइप की, और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है, और ये वाली एरिया ए है, तो स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? स्ट्रेस हो जाएगी फोर्स बाय एरिया। ये स्ट्रेस हो गई और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गई। अब दोनों को रिलेट करने वाली हुक्स लॉ क्या कहती है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाती है वो क्या कहलाती है? हुआ है यंग्स मॉडुलस, और इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। जैसे आयरन या स्टील की बात करूं तो इसकी रेंज लगभग इतने में होती है, बहुत हाई होती है वैल्यू यंग्स मॉडुलस की। और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज। कभी भी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू किसी भी बॉडी के लिए नेगेटिव या जीरो नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के लिए। अब अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक बॉडी की बात करूं, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी की, जैसे मैं, ये भी तो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी ही है, लेकिन यहाँ लॉन्गिट्यूडनल टर्म क्यों यूज करा हूँ? इसलिए कि जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो इसकी लेंथ में इतनी छोटी इंक्रीमेंट होगी कि इसकी एरिया लगभग कांस्टेंट मानी जाएगी। उस केस में, जैसे मान लो इसी रॉड को ऐसे बोल दिया कि जो इसकी एरिया है वो 1 mm² है, मिलीमीटर स्क्वायर है, और इसकी लेंथ है 5 मीटर की। तो देखो लेंथ ना बहुत ज़्यादा हो गया एरिया से, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके की बॉडी को बोली जाती है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी में जो स्ट्रेन होगी दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी में जो स्ट्रेस होगी
दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और इन दोनों को रिलेट करने वाला जो मॉडुलस है, जो कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और हाई होती है इसकी वैल्यू। अब दूसरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि होती है वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। कोई भी एक बबल्स ले लो, मान लो किसी कंटेनर में या कोल्ड ड्रिंक्स में, बबल्स नीचे की तरफ बहुत छोटी होती है, जैसे जैसे ऊपर आती है ना तो बबल की साइज लार्ज होती चली जाती है इस तरीके से। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर में प्रेशर बहुत हाई था और बाहर आते आते लो प्रेशर की रीजन में आ गई। तो इससे क्या हुई, पहली वॉल्यूम कम थी इनिशियल, लास्ट वॉल्यूम क्या हो गई, लार्ज हो गई। यहाँ पे ये साइड में इंक्रीमेंट आया है। तो यहाँ वॉल्यूम में डायरेक्ट एक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, नहीं? तो इस तरीके की बॉडी को वॉल्यूमेट्रिक बॉडी बोली जाएगी। और वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में जो स्ट्रेन एसोसिएट करेगी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में जो स्ट्रेस होगी दैट इज नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इस तरीके से वर्ड को क्वाइन करी गई है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ई भी लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को सिग्मा भी लिखेंगे, और दोनों को रिलेट करने वाला एक कांस्टेंट हमारे पास होगा। कौन सा कांस्टेंट होगा हमारे पास? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को रिलेट करेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको रिलेट करने वाला जो कांस्टेंट होगा उसको v या k या g इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, किसी एक से इनटू b। और ये v k या g को क्या बोली जाती है? बल्क मॉडुलस। इसको क्या बोली जाती है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बोली जाती है। इसकी वैल्यू भी हाई रेंज में होती है। इसकी वैल्यू भी लगभग 10 के पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर में होती है। और ये बी भी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और ये जो बल्क मॉडुलस है किसके लिए यूज करेंगे? ये जो बल्क मॉडुलस है ये गैस के लिए यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, और सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? इन बल्क मॉडुलस तीनों के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि तीनों तरह की बॉडी में वॉल्यूम में चेंजेज आ सकते हैं। तो ये बल्क मॉडुलस की कहानी थी। इसके बाद थर्ड कौन सी आती है? सियरिंग। थर्ड में आती है ना एक टर्म सियरिंग की। सियर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने अभी बताया था कि एक बॉडी इस तरीके की रखी हो और हमने यहाँ पे फोर्स लगाना है, तो ना क्या हो जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाती है, इस तरीके का शेप हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाली एंगल थीटा होती है ना, दैट इज थीटा इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। और थीटा को ज्योमेट्री से निकाली जा सकती है। ये वाली लेंथ x है और ये h है, तो थीटा को हम लोग लिखेंगे x अपॉन h, थीटा इक्वल्स टू L/R के फॉर्मूला से। और यहाँ स्ट्रेस को कैसे लिखेंगे? शियर स्ट्रेस को। तो यहाँ शियर स्ट्रेस को लिखने का एक इंटरेस्टिंग मेथड है, उसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, इस तरीके की बॉडी है, और हमने क्या करा, यहाँ पे ये वाले सरफेसेस पे यूनिफॉर्म इस तरीके से फोर्सेस लगाया, ये वाली एरिया है एस। तो जो शियर स्ट्रेस होती है वो होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पैरेलल टू फोर्स। कौन सी एरिया यूज करेंगे? वो एरिया जिसके पैरेलल में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज नॉन एज शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेन से जो रिलेट करने वाला फैक्टर है दैट इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ शियर स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ शियर।
कोफिशिएंट ऑफ शियरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक आती है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और इसको कौन सी मॉडुलस बोली जा सकती है? इसको बोली जा सकती है शियर मॉडुलस। और रीड कैसे करते हैं इसको? रीड करते हैं ईटा से। ईटा एन टाइप ही है, एन टाइप ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ी ये वाली लाइन आगे चली जाती है। ईटा, ईटा से रिप्रेजेंट करी जाती है। फिर पिछले ही क्लास में मैंने एक वर्ड डिफाइन करा था, एक और लॉ आपको प्रोवाइड किया था, दैट इज नॉन एज पॉइसंस लॉ। पॉइसंस लॉ बताया था, और इसी में एक रेशियो को डिफाइन करा था, दैट इज नॉन एज पॉइसंस रेशियो। ये पॉइसंस रेशियो या पॉइसंस लॉ क्या होती है? पॉइसंस लॉ या पॉइसंस रेशियो समझना है, क्योंकि इलास्टिसिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली पार्ट है। क्या होती है पॉइसंस लॉ? तो पॉइसन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने पहली बार क्या बताया कि मान लो आपने कोई बॉडी लिया है, तो जब भी आप बॉडी पे ना क्या करते हो, फोर्सेस लगाते हो, तो जब भी आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो ये वाली लेंथ बढ़ जाती है ना, ये वाली लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो ये वाली लेंथ है जिसको मैं बी लिख रहा हूँ, बी में कमी आ जाती है। बी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। एल इंक्रीज हुआ जबकि बी डिक्रीज हुआ। बी का जो लॉस है या बी की लेंथ में जो कमी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एल के इंक्रीमेंट पे डिपेंड कर रही है। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को ही पॉइसंस लॉ में एक्सप्लेन करी जाती है। पहले मैं इसी एग्जांपल को 3 डायमेंशनली देखता हूँ। 3 डायमेंशनली अगर बॉडी को दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो जब यहाँ से फोर्सेस लगाएंगे, कौन सी लेंथ बढ़ेगी? कौन सी लेंथ बढ़ जाएगी? एक लेंथ मैं L1 बोल रहा हूँ, दूसरी लेंथ L2 बोल रहा हूँ, और तीसरी लेंथ L3 बोल रहा हूँ। तो जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो जिस जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाते हैं उस लाइन को बोली जाती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन बच गया, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको भी बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर हमने फोर्स लगाया है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लेंथ बढ़ेगी। हमने क्या किया? वी अप्लाइड फोर्स अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल देख लो कौन सी लेंथ है? L1 है, तो L1 बढ़ जाएगी, L1 में इंक्रीमेंट होगी। लेकिन अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी? अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, दो एक्सिस है ट्रांसवर्स लाइन पे। देखो ये वाली एक्सिस है x, या मान लो इसको हमने x बोला, ये हो गई y और ये हो गई z। तो y और z हो गई ट्रांसवर्स, y एंड z एक्सिस क्या हो गई? ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। इसके अलोंग जो भी लेंथ होंगे उसमें कमी आएगी। देखो ये वाली लेंथ कितनी थी? L2 थी, ये वाली लेंथ L3 थी, तो L2 की लेंथ कम हो जाएगी, L3 की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, L1 बढ़ा और L2 L3 कम हो गया। तो इसके बढ़ने और इसके घटने में कौन सी रिलेशन है? कोई पर्टिकुलर रिलेशन है क्या इसके बढ़ने और इसके घटने में? तो उस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है पॉइसंस लॉ। पॉइसंस लॉ क्या कहता है? पॉइसंस लॉ कहता है कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन जनरेट होती है,
A strain in transverse direction is fully dependent on a strain in longitudinal direction. A strain in longitudinal direction. क्या कह रहा है स्टेटमेंट, समझेंगे? ये लॉन्ग ट्रांसवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन कौन है, उसका ओरिजिन कौन है, तो दैट ओरिजिन इज लॉन्गिट्यूडनल। मीन्स जो स्ट्रेन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रांसवर्स की जो स्ट्रेन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन strain on longitudinal, et for a strain in transverse direction, and el for a strain in longitudinal direction. तो ये डिपेंड करती है। डिपेंडेंसी का रिलेशन क्या है, तो पॉइसन्स लॉ कहता है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू a strain in the longitudinal direction but with a negative sign. नेगेटिव साइन क्यों? आपको पता है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेंथ में कमी आएगी और लॉन्गिट्यूडनल में इंक्रीमेंट होगी, नेचर अपोजिट है इस वजह से। तो इन प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करी जाती है म्यू, एंड म्यू इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। म्यू इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। यहाँ म्यू को क्या बोली जाती है, पॉइसन्स रेशियो बोली जाती है। तो म्यू को क्या लिख सकती हो, माइनस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन, ये होती है। याद रखने के लिए ऐसे समझ लो, एल फॉर लोअर, यानी नीचे रहेगा ई एल वाला टर्म नीचे रहेगा, लोअर साइड में रहेगा। टी फॉर टॉप हो गया, और एल फॉर लोअर। ये याद रखने के लिए, जैसे याद रहे कि म्यू वाले डेफिनेशन में कौन सा टॉप पे और कौन सा लोअर में। तो ये दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो ये आ गई, पॉइसन्स रेशियो क्या आ गई, पॉइसन्स रेशियो आ गई नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये रेशियो कहलाती है पॉइसन्स रेशियो। इसके बारे में भी डिटेल में बताया था पिछले क्लास में कि म्यू की वैल्यू किस रेंज में आती है या आ सकती है। तो हम लोगों ने देखा था कि थियोरेटिकली म्यू की जो वैल्यू होती है -1 से 0.5 के बीच में बदलती रहती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो हमारे पास मटेरियल यूज जिसकी जनरली करते हैं प्रैक्टिकली, वो सारे मटेरियल्स म्यू 0 to 0.5 के बीच में वैरी करता है। जो नेगेटिव वाले पार्ट्स होते हैं ना, 0 से कम वाले जिसकी म्यू की वैल्यू है, वो डिजाइन करी जाती है स्पेशली, है ना, नेचर में वो पाई नहीं जाती है। उसको ना इंजीनियरिंग मेथड से उसको डिजाइन इस तरीके से करी जाती है कि म्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। इसकी बाद में मैं बात भी करूंगा कि नेगेटिव कैसे आती है। पहले मैं बात करूंगा कि म्यू की वैल्यू 0 कब आती है, या म्यू की वैल्यू 0 अगर आ रही है तो व्हाट इट मीन्स, इसकी मीनिंग क्या है। तो हमें पता है कि म्यू की वैल्यू 0, तो म्यू का डेफिनेशन क्या है, माइनस ई ट्रांसवर्स बाय ई लॉन्गिट्यूडनल। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ई ट्रांसवर्स हो जाएगी 0।
और कोई भी स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो गई 0, तो चेंज इन लेंथ हो गई 0, यानी लेंथ हो गई कांस्टेंट। यहीं अगर स्ट्रेन मान लो वॉल्यूम के टर्म में रहता तो डेल वी बाई वी होती 0, डेल वी होती 0 तो वॉल्यूम होती कौन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसी बॉडी जिस पे फोर्सेज लगाने से वॉल्यूम ना बदले, है ना, जिसकी साइज ना बदले, वॉल्यूम ना बदले, उस पे म्यू की वैल्यू होती है 0। म्यू की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, किस टाइप के बॉडी के लिए म्यू की वैल्यू 0 होती है, जिसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन जनरेट ना हो। इसको हम समझाते हैं डायग्राम से। जैसे मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, किसी भी मटेरियल का बना है, और हम फोर्स इस तरीके से लगाएं कि इसके लेंथ में तो बदलाव हो, इसके लेंथ में तो बदलाव हो, लेकिन इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये वाली लेंथ है ट्रांसवर्स लेंथ और ये वाली लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, एल इंक्रीज करे लेकिन टी ना बदले। अगर ऐसी कोई बॉडी हम यूज में लाएंगे तो इस बॉडी के लिए म्यू को 0 बोली जाएगी, इस तरीके के बॉडी के लिए म्यू को क्या बोली जाएगी, 0 बोली जाएगी। ये समझ में आ गया होगा, म्यू को क्या बोली जाएगी, 0 बोली जाएगी। अब दूसरी बात करता हूँ कि म्यू की वैल्यू 0.5, ऐसा कौन सा बॉडी होगा जिसके लिए म्यू 0 होगा, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसके लिए म्यू 0 होती है। बहुत सारी ऐसी, और कॉर्क, मैं पिछले ही क्लास में बताया था, याद होगा, मैं पिछले ही क्लास में बताया था कि म्यू की वैल्यू 0 कॉर्क की होती है। बहुत सारी बॉडी है, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि म्यू की वैल्यू 0 किसके लिए होती है। वो कॉर्क जो हम लोग बैडमिंटन में खेलते हैं वो कॉर्क नहीं है ये, ठीक है, ये डिफरेंट कॉर्क है। तो बस ये ध्यान रखना कि म्यू की वैल्यू किसके लिए 0 यूज करेंगे, जिसमें लेंथ में तो चेंज हो रही हो लेकिन ट्रांसवर्स लेंथ में चेंज नहीं हो रही हो। फिर हमने डिस्कस करा था कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, आज मैं डिस्कस इसको कर रहा हूँ, म्यू की वैल्यू पॉजिटिव की मीनिंग क्या है। म्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, 0 को तो डिस्कस कर दिया ना, म्यू 0 कब होगी, म्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इसको समझना। मान लो हमने कोई बॉडी लिया और हमने इस पे फोर्स लगाया बाहर से, तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो प्रैक्टिकली हमें यही चीजें देखने को मिलती है नेचर में कि इसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन थिकनेस कम हो जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा ही देखने को मिलता है, लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर रबर को ना बहुत तेजी रबर को अगर आप खींच दो साइड से फोर्स लगा के, तो देखेंगे कि बीच में थोड़ी पतली हो जाती है, देखा कि नहीं, पतली हो जाती है। तो वो इन सारे के एग्जाम्पल हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी म्यू की, जिसमें लेंथ का इंक्रीमेंट हो और जो ट्रांसवर्स लेंथ है इस ट्रांसवर्स लेंथ में कमी आ जाए। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में इंक्रीमेंट के साथ ट्रांसवर्स लेंथ में कमी, या इसका उल्टा भी। जैसे मैं अगर कोई बॉडी ले लिया और इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या होगी, तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ कम हो जाएगी और थिकनेस बढ़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी।
इसकी ये वाली ट्रांसवर्स लेंथ इंक्रीज हो गई, जबकि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ कम हो गई, यानी अपोजिट होनी चाहिए। ट्रांसवर्स लेंथ इंक्रीज हो गई जबकि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में कमी है। तो इस तरीके के केस को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें कि म्यू होती है पॉजिटिव। अच्छा, म्यू नेगेटिव कब होगी बता सकते हो? म्यू नेगेटिव कब होगी? पॉइसंस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पॉइसंस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? पॉइसंस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव कब होगी बताओ? तो पॉइसंस रेशियो का डेफिनेशन देख लो, समझ में आ जाएगी। म्यू का डेफिनेशन क्या था? माइनस लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो नेगेटिव कब होगी? जब ये पॉजिटिव हो उसी समय ये भी पॉजिटिव हो, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव होगी। या ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव हो, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कट जाए, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाए और एक नेगेटिव बच जाए। इसका मतलब समझेंगे, इसकी मीनिंग क्या है। अगर ET भी पॉजिटिव है और EL भी पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि लॉन्गिट्यूडनल वाली लेंथ तो बढ़ ही रही है, उसके बढ़ने से ट्रांसवर्स लेंथ भी बढ़ रही है, या लेंथ कम हो रही है तो ट्रांसवर्स लेंथ भी कम हो रही है। अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बना लूं जिसमें लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बढ़ने से ट्रांसवर्स लेंथ घटे नहीं बल्कि बढ़े, या लॉन्गिट्यूडनल लेंथ कम हो तो ट्रांसवर्स लेंथ भी कम हो जाए, तो ऐसी सिस्टम में नेगेटिव होती है। पॉइसंस रेशियो की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? वैल्यू नेगेटिव होती है। कब होगी नेगेटिव? कैसे मैं बताऊं? एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे ना मैं एक ऐसा एक सिस्टम ले लिया हूँ, ये पूरा यहाँ पे फिक्स्ड है, ये हिंज्ड है। इस तरीके का इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज करा जाता है ना। इसको पुश करो, इसको जब आप पुश करेंगे तो देखेंगे क्या कि इसका शेप कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसके बीच का लेंथ तो कम हो ही गया, साथ में पहले जो ये हाइट थी अब वो हाइट ये नहीं रही, वो थिकनेस भी कम हो गई। तो ऐसे इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल्स में ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जहाँ पे L कम हो तो T भी कम होती है, या T कम हो तो L कम होती है, या उसका अपोजिट L ज़्यादा हो तो T ज़्यादा हो जाए, या T ज़्यादा हो तो L ज़्यादा हो जाए। तो इस सिस्टम के लिए क्या होती है? पॉइसंस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब आगे मैं बात करूंगा रिलेशंस की। रिलेशंस बिटवीन वाई, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो, इन सब के रिलेशंस की मैं बात करूंगा। ठीक है, इनके रिलेशंस की बात करूंगा। रिलेशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि y हमेशा पॉजिटिव होती है, y, b और ईटा। y, b और ईटा ये जो तीन वैल्यूज लेते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। यंग्स मॉडुलस किसके लिए डिफाइन होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसके लिए डिफाइन करते हैं बताओ? तो यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं ओनली फॉर सॉलिड। बल्क मॉडुलस किसके लिए डिफाइन करी जाती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए। और शियर मॉडुलस किसके लिए डिफाइन करी जाएगी?
शियर मॉडुलस भी केवल सॉलिड के लिए, केवल सॉलिड के लिए। अच्छा, ऐसे समझो, मान लो कोई लिक्विड का सरफेस ऐसा है, तो लिक्विड पे ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे फोर्स लगाएं और लिक्विड का सरफेस ऐसा हो जाए? ऐसा कभी होगा लिक्विड का सरफेस? नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ये केवल सॉलिड में ही हो सकता है, ऐसा गैस या लिक्विड में पॉसिबल नहीं है, ऐसा गैस या लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि शियर मॉडुलस केवल सॉलिड के लिए डिफाइन होती है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो म्यू की वैल्यू है, अभी मैं बताया था पॉइसंस रेशियो, पॉइसंस रेशियो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो। अभी मैंने बताया भी था कि पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी। तो इतने बात का आप लोग ध्यान रखोगे, और आज शाम की क्लास का मैं बता दूंगा। ठीक है, शाम के क्लास में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। शाम के क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इलास्टिसिटी के सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सभी लोग रेडी रहना, मैं टाइमिंग आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। शाम में केवल प्रैक्टिस करेंगे ओके सर। इलास्टिसिटी की। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो गए इलास्टिसिटी पे, आज केवल प्रैक्टिस होगी।